guys, welcome to another part of electricity. Friends, this is our fourth part and इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं another important topic of electricity which is combination of resistances. But उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे a very unique property of resistance known as resistivity and sometimes specific resistance. I hope आप सब ने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा और अगर नहीं सुना है तो चलिए हमारे साथ पढ़ लीजिए. ओके, तो रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, गाइस ये दोनों एक ही नाम है, चाहे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो चाहे रेसिस्टिविटी हो. इनफैक्ट स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है एंड ये अप्रोप्रिएट वर्ड है. रेसिस्टिविटी वर्ड इसको हम लोगों ने अपनी लैंग्वेज में सूटेबल करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट किया था. ये साइंटिफिक वर्ड नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी बुक्स में आपको रेसिस्टिविटी भी मिलेगा और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. ठीक है, ओके. तो रेसिस्टिविटी होता क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन. मतलब हम लोग रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी कहने लगते हैं तब जब जिस वायर के रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी लेंथ 1 मीटर हो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो. ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि जो हमारा इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस है दिस इज रेसिस्टिविटी. ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी व्हेन द कंडक्टर द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ओके. सो मैथमेटिकली हम लोग देख लेते हैं. तो जैसा कि हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे रेसिस्टेंस के कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई एक फैक्टर इंक्रीज करेगा तो दूसरा उतना ही डिक्रीज करेगा, अगर कोई एक डिक्रीज करेगा तो दूसरा फैक्टर उतना ही इंक्रीज करेगा. जबकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में था जो एक फैक्टर के साथ हो रहा है बिल्कुल वैसा ही अदर सेम फैक्टर के साथ होगा. ठीक है, ओके. तो ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट R is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. ठीक है, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमें किसी ना किसी कांस्टेंट की ज़रूरत होती है. ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो कांस्टेंट यूज़ हुआ इसी को नेम दिया गया रेसिस्टिविटी. ठीक है, ये जो आप न्यू सिंबल टाइप्स देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड रो एंड इसी को हम लोगों ने नेम दिया रेसिस्टिविटी. ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये जो स्पेशल सिंबल है लाइक P, दिस इज नॉट P, दिस इज कॉल्ड रो. ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है वेयर दिस स्पेशल सिंबल इज कॉल्ड रो एंड इट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट इन द सेंस कि ये रेसिस्टेंस को, लेंथ को एंड एरिया को किसी भी सेंस में इफेक्ट नहीं करता है. ठीक है, ओके. दिस रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर. इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ठीक है, अभी जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग रेसिस्टिविटी को दोनों नेम से जानते हैं, इधर इट इज रेसिस्टिविटी और इधर इट इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. ठीक है, तो आई होप आपको रेसिस्टिविटी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, थ्योरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी, अनदर डेफिनेशन ऑफ रेसिस्टिविटी ऐसे कह सकते हैं हम लोग. ओके, तो यहाँ पर है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. ये हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि जो रेसिस्टेंस होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमने न्यू वर्ड यूज़ किया दैट इज कॉल्ड रो. ठीक है, बट अभी हमने पढ़ा कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी ओनली व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर. तो हम वही अब पढ़ेंगे कि अगर हम लोग लेंथ को 1 मीटर ले लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, तब क्या होगा. तो तब R इज इक्वल टू रो. ठीक है, क्योंकि ये 1/1 का कोई वैल्यू नहीं है, 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज रिमेन्स एज इट इज. ठीक है, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू रो. रो मीन्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी. तो हमने प्रूफ कर लिया अनदर सेंस से. मैथमेटिकली हमने अभी पीछे भी प्रूफ किया
कि कैसे रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल है, एंड फिर से प्रूव कर लिया कि कैसे रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल है। मतलब रेसिस्टेंस की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, आप जिस तरह से उसको डिफाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो तब फॉर्म होती है या जो तब प्रोड्यूस होती है जब कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर होती है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। गाइस ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं क्योंकि बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर वो देखते हैं कि गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी तो कई बार वो कंफ्यूज होकर रेसिस्टेंस की यूनिट को ही रेसिस्टिविटी में लिख देते हैं। ठीक है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप थोड़ा सा भी फोकस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेसिस्टिविटी की यूनिट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी की यूनिट भी निकाल लेते हैं हम लोग। ओके, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब अगर समथिंग कुछ भी अगर डिवाइड में है उसको अनदर साइड भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो रो एल इज इक्वल टू आर इंटू ए। ठीक है, अब रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। आप सभी की एसआई यूनिट रख लीजिए। रेसिस्टेंस की एसआई यूनिट हो गई ओम, एरिया की एसआई यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ की एसआई यूनिट हो गई मीटर। ठीक है, एंड यहाँ से 1 मीटर इज कैंसिल बाय दिस, तो बचा ओम मीटर। तो हमारी रेसिस्टिविटी की यूनिट भी निकल आई, दिस इज ओम मीटर, और सिंबल में भी आप देख रहे हैं किस तरह से रिप्रेजेंट है ओम मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई? ओम मीटर, एंड रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, सॉरी रेसिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम। तो अब यहाँ पर आप एक और चीज़ देखिए कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हमेशा जितनी भी गिवन वैल्यूज़ हैं उनको उनकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में ज़रूर कन्वर्ट कर लें। जैसे कि लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो पहले मीटर में कन्वर्ट करें, एरिया अगर सेंटीमीटर में है तो उसको पहले मीटर में करें। ठीक है, रेसिस्टेंस ओम में ही रहेगा। ठीक है, एंड आपको रेसिस्टिविटी को उसकी स्टैंडर्ड यूनिट्स में निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका मार्क्स ज़रूर कट जाएगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि हमने तो पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, फिर कहाँ मार्क्स की कटिंग हुई? तो मार्क्स, या फिर ये हो सकता है कि पूरा पूरा आपका आंसर ही चेंज हो जाए अगर आप यूनिट्स को स्टैंडर्ड यूनिट्स में चेंज नहीं करेंगे। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि द रेसिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिपेंड इट्स लेंथ और थिकनेस, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। इनफैक्ट हमारे जब हमने बोर्ड के पेपर्स दिए थे तो एक क्वेश्चन भी था कि अगर रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को हाफ कर दिया जाए। तो अगर आप नोट पॉइंट को समझ चुके हैं तो आपको आंसर पता चल गया होगा, एंड अगर आपको आंसर समझ में आ गया है और पता चल गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है उनको मैं समझा भी दूं और आंसर भी बता देती हूँ कि सबसे पहली बात यहाँ पर नोट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी लेंथ और थिकनेस मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब जिस मटेरियल से कंडक्टर को बनाया गया है। ठीक है, जबकि रेसिस्टेंस लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर सभी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन था कि रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए। तो रेसिस्टिविटी अनअफेक्टेड रहेगी अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए, क्योंकि रेसिस्टिविटी लेंथ के फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं करती है। ठीक है, ओके। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ने से पहले ये पढ़ लें कि कॉम्बाइन करने की ज़रूरत क्या पड़ी। हम लोग नेचुरल, हमारे पास इतने रेसिस्टर्स थे जिनको यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करके हम लोग अपना डेली यूजेस कर रहे थे उनसे अपना। ठीक है, तो गाइज इनको कंबाइन करने की ज़रूरत तब पड़ी जब हमें अपने घर में वायरिंग करनी पड़ी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना पड़ा। ठीक है, मतलब हमें जब ये चाहिए था कि हमारा बिल कम से कम आए और हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तब हमें डिफरेंट फॉर्म्स में रेसिस्टेंस को कंबाइन करना पड़ा। और ये डिफरेंट फॉर्म कौन कौन सी थी ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस करंट इन अ सर्किट डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस के अलावा करंट जो होता है वो रेसिस्टेंस पे बहुत डिपेंड करता है।
करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और चार्ज जब फ्लो होते हैं तब वहाँ पर बहुत सारे जो हमारा कंडक्टर है उसमें बहुत सारा हिंड्रेंस प्रोड्यूस होता है, ये हिंड्रेंस ही रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो करंट रेसिस्टेंस पे भी काफ़ी हद तक डिपेंड होता है। तो अब जब इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि हिंड्रेंस प्रोड्यूस हो रहा है, स्टिल हमें करंट को फ्लो करवाना है और काफ़ी हद तक हमें करंट चाहिए, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो हो पाएगा। ठीक है, तो जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट की ज़रूरत थी और रेसिस्टेंस को कम करने की ज़रूरत थी, तब हमने रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा और डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस थे, जैसे कि इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ये दो मेन, इनफैक्ट ये दो ही कॉम्बिनेशन है जिनको हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे। एंड इन दोनों टॉपिक से ही आपका एक 3 नंबर का या 5 नंबर का न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। ठीक है, ओके। तो द रेसिस्टेंस कैन कंबाइन इन 2 ways, फर्स्ट इज इन सीरीज एंड सेकेंड इज इन पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं कि इन सीरीज में किस टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो इफ वी वांट टू इंक्रीज द टोटल रेसिस्टेंस देन द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप समझ में आ गया कि अगर हम लोग जो हमारा पूरे घर की वायरिंग है, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं घर की वायरिंग का, आप किसी भी सर्किट की बात कर सकते हैं। आपको सर्किट तो क्लियर ही होगा कि सर्किट क्या होता है। स्टिल मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। सर्किट हम लोग उस सेटअप को कहते हैं जिसमें वायर्स होते हैं, स्विच होते हैं एंड फैंस, लाइट्स, बहुत सारी चीज़ें, इस पूरे कंबाइंड सेटअप को हम लोग सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग सर्किट में रेसिस्टेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं बजाय करंट के, तब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं इन सीरीज। ठीक है, इनफैक्ट इस क्वेश्चन पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि हमारे होम में किस टाइप की वायरिंग होनी चाहिए और क्यों। तो आप, आई होप आप सबको आता होगा इसका आंसर, और अगर नहीं आता है तो अभी समझ में आ गया होगा कि इन सीरीज तो किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग एक स्विच को ऑफ करेंगे तो पूरे घर का स्विच ऑफ हो जाएगा, एक स्विच को ऑन करेंगे तो पूरे घर की लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी हार्मफुल है। मतलब अगर हमारा मन है कि अगर हम टीवी देखना चाहें तो पता चल रहा है कि पूरे घर की लाइट्स ऑन है, फैन ऑन है, क्यों? क्योंकि सीरीज में कनेक्शन है, मतलब सेम करंट फ्लो हो रहा है पूरे में। ठीक है, कहीं पे कोई पावर कट नहीं है, और अगर हम पावर कट कर रहे हैं तो पूरे घर का पावर कट हो रहा है। तो इसी वजह से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है हमारे घर की वायरिंग में। ठीक है, रेसिस्टेंस का, इन सीरीज रेसिस्टेंस की ज़रूरत तब पड़ी जब हमें रेसिस्टेंस को बढ़ाना था और करंट को कम करना था, जबकि घर में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, ओके। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन होता किस टाइप का है? तो when two or more resistance can combine end to end consecutively, they are said to be in series. आप देख भी पा रहे होंगे डायग्राम में कि किस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पर कोई कट पॉइंट नहीं है, सेम वायरिंग है एंड वोल्टेज भी थ्रू आउट सेम है। मतलब यहाँ पे आपको सेम शो हो रहा है बट वोल्टेज सारे रेसिस्टेंस में डिफरेंट होता है एंड करंट सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब बात आती है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या था? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन गाइस सीरीज कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट था। मतलब if we want to decrease the total resistance then the individual resistance are connected in parallel. अगर हम लोग टोटल रेसिस्टेंस को डिक्रीज करना चाह रहे थे तो हमें इंडिविजुअल रेसिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं डायग्राम में किस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन बना। इसको ए पॉइंट ले लीजिए और इसको बी पॉइंट ले लीजिए, तब हमने इनके बीच में रेसिस्टेंस को कंबाइन किया। पैरेलल इन द सेंस कि सबका अपना स्विच होता है। सबसे पहली बात कि आप रेसिस्टेंस को क्या एज्यूम कर रहे हैं, किस तरह से आप रेसिस्टेंस को अपने दिमाग में इमेज बना रहे हैं। गाइस आप लोग, मुझे नहीं पता किस तरह से समझ पा रहे हैं रेसिस्टेंस को, बट मैं एग्जांपल देती हूँ कि रेसिस्टेंस कुछ नया नहीं है। आपके घर की टीवी, आपके घर का फ्रिज, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन चार्जर, इनफैक्ट जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो सब एक टाइप ऑफ रेसिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आप कोई स्पेशल इमेज मत फॉर्म कीजिएगा रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस की। आप किसी भी टीवी को ले लीजिए, वो भी रेसिस्टेंस है। क्यों रेसिस्टेंस है? वो भी करंट का फ्लो रोकती है। करंट का फ्लो रोकती है, उसको जितना रिक्वायर है उतना करंट लेती है, उसके बाद रिमेनिंग करंट को आगे फ्लो करने के लिए अलाउ करती है। ठीक है, तो वो रेसिस्टेंस हुई। तो आपको क्लियर हो गया कि पैरेलल में कॉम्बिनेशन किस टाइप से, कि टीवी का अपना स्विच हो
हमारे कंप्यूटर का अपना स्विच हो, लैपटॉप का अपना स्विच हो, ठीक है। तो जब इन सब का अलग अलग स्विच होगा जिसमें हम लोग इनको कनेक्ट करके चार्ज कर सकेंगे या टीवी को रन कर सकेंगे, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। एंड पता लगा कि अगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो हम टीवी को ऑन कर रहे हैं तो कंप्यूटर का भी स्विच ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये हार्मफुल कॉम्बिनेशन था हमारे लिए, ये बिल को भी इंक्रीज कर रहा था एंड सारे जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे उन सबको ये कई बार फ्यूज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता था। मतलब कब पता लगा कभी बहुत कम करंट आ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ओके, तो two or more resistance are connected between the same 2 points, they are said to be in parallel. टू और मोर रेसिस्टेंस पैरेलल में तब कहे जाते हैं जब वो सेम पॉइंट पे कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनका जो सेटअप होता है, मीन्स जो स्विच वगैरह होते हैं वो सब डिफरेंट होते हैं, या फिर यूं कह लें कि उनमें फ्लो होने वाला करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, सॉरी, हम लोग शायद वापस से पीछे वाली स्लाइड पे आ गए। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा कॉम्बिनेशन होता है वो किस टाइप का होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि किस टाइप से पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। सबकी अपनी वायरिंग होती है, अपना स्विच होता है एंड अपना पूरा सेटअप होता है सारे अप्लायंसेस का, जबकि इन सीरीज में एक ही स्विच होता है और एक ही टाइप की वायरिंग होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नोट पॉइंट्स हैं हमारे आज के कि when a number of resistance are connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has a different potential difference. ओके, तो अभी बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट आ चुका है। आई रियली इंसिस्ट कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसमें सेम करंट का फ्लो होता है एंड किसमें डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है एंड डिफरेंट करंट का फ्लो होता है, किस कॉम्बिनेशन में। ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। कम से कम आपको 10 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्लियर होगा कि किसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन में और डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है अप्लायंसेस में और किसमें सेम होता है। बट स्टिल आप यहाँ पे भी पूरा ध्यान देकर पढ़ें अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, ठीक है। उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस को मिस ना कर दें, ठीक है। ओके, तो हमारा नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज आर ज्वाइंट टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, देन ईच रेजिस्टेंस इज अ डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जब हम लोग बहुत सारे रेजिस्टेंस को सीरीज में कंबाइन करते हैं एंड उस सीरीज कॉम्बिनेशन को जब हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं या फिर वहाँ कनेक्ट करते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो स्टार्ट होता है, तो हर अप्लायंस में या फिर हर रेसिस्टेंस का डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब वोल्टेज जितना उनको मिल रहा है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। ओके, लेकिन जो वोल्टेज उनको मिल रहा है वो डिफरेंट होता है, बट जब सारे हम लोग रेसिस्टेंस के वोल्टेज को प्लस करने के बाद इक्वल करते हैं तब वो वही वोल्टेज होता है जो इनिशियल पॉइंट से वोल्टेज सबको मिल रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि इन सीरीज कनेक्शन में अप्लायंसेस को मिलने वाला वोल्टेज अलग होता है, लेकिन जब हम उनका टोटल रेसिस्टेंस करते हैं तो वो वही टोटल हमें मिलता है जो वोल्टेज हम उनको दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When a number of resistance are connected in series, then the same current through each resistance which is equal to the current flowing in the whole circuit. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन सीरीज कनेक्शन हम क्यों नहीं लेते हैं, यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग इन सीरीज कनेक्शन करते हैं तो सारे सर्किट्स में सेम करंट फ्लो होता है, वही करंट फ्लो होता है जो हम लोग करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करते हैं अपने सर्किट में, ठीक है। अब आप यहाँ से समझिए कि टीवी को करंट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फ़ोन के चार्जर को करंट की कम रिक्वायरमेंट है, बट स्टिल अगर इन सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सभी में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के फ्यूज़ हो जाने के, ठीक है। इसी वजह से हम घरों में इन सीरीज़ की जगह इन पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रेफर करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे आज के लास्ट पॉइंट्स। वंस अगेन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर चैनल हमारे वीडियोस को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर लाइक कर दें, ठीक है। एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें सो दैट यू कैन नॉट मिस एनी नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।